नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसके प्रकार देख लिए थे, डायग्राम के द्वारा उनको समझ लिया था। आज हम देखेंगे कि जो प्रोडक्शन फंक्शन आपका है उसके लागू होने के कारण क्या होते हैं। जो तीनों नियम हैं प्रोडक्शन फंक्शन के लॉन्ग रन के, उनके लागू होने के क्या कारण हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक टाइम फैक्टर तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर कांस्टेंट रिटर्न्स और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स आपको देते हैं। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जिसके कारण ये नियम लागू होते हैं। आपको जैसा कि बताया गया, मुख्य रूप से जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो तीन तरह का होता है। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। एक एक करते हम आज इनको देखेंगे कि तीनों के जो लागू होने के कारण है वो क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि जो लागत होती है उनके साथ इनका रिलेशन क्या होता है, यानी लागत कैसा प्रदर्शन करती है। जो आपके मार्जिनल कॉस्ट है, जो आपकी टोटल कॉस्ट है, जो एवरेज कॉस्ट है, वो कैसे रिलेशन दिखाती है जब आप इन तीनों स्टेजेस के अंदर प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो आप हेडिंग लगाइए, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, वर्तमान प्रतिफल। पहली हेडिंग लगाइए आप, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के वर्तमान प्रतिफल। जैसा कि आपको बताया गया, इसमें क्या होता है, ये नियम कब लागू होता है, when changes in output is proportionally more than changes in input। यानी कि जब आप इसमें इनपुट्स जो डालते हैं उससे जो आपका आउटपुट होता है उसमें चेंजेस क्या होते हैं, ज्यादा। जो फैक्टर्स आप यूज करते हैं, उत्पादन साधनों में जो आप परिवर्तन करते हैं, जितना बढ़ाते हैं उसकी तुलना में आपका उत्पादन ज्यादा तेज गति से बढ़ता है। यानी when changes in output is proportionally more than changes in input। इसके रीजन क्या है लागू होने के, पहला लिखिए, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम की विभाज्यता, या जो उत्पादन के साधन होते हैं उनकी विभाज्यता होती है। जब विभाज्यता के साथ हम उनको यूज करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन तुलनात्मक रूप से ज्यादा मिलता है। दूसरा लिखिए, स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण जिसको बोला जाता है। विशिष्टीकरण के लाभ मिलते हैं क्योंकि दीर्घकालीन सभी साधन आपके क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। हर उद्योग की अपने विशिष्टीकरण होता है, वो अपने साधनों के अनुकूलतम सहयोग के द्वारा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है। साधनों की विभाज्यता होती है जिसके कारण विशिष्टीकरण का लाभ हमें प्राप्त होता है। जब विशिष्टीकरण का यूज करते हैं हमारे तुलनात्मक से लागत जो आती है वो क्या आती है, आपकी कम आती है, क्योंकि पैमाने पर आप क्या करते हैं, बड़े स्केल के ऊपर उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी जो बाहरी वित्तमयताएं होती है जो हमारे प्रोडक्शन की है, जो आर्थिक वातावरण की है, वो हमें प्राप्त होती है। क्योंकि दीर्घकालीन सारे साधन परिवर्तनशील है, हम लेबर भी चेंज कर सकते हैं, हम प्रोडक्टिविटी भी चेंज कर सकते हैं, सभी साधन हम चेंज कर सकते हैं। तो बाहरी जो आर्थिक एक तरह से वित्तमयताएं हमें प्राप्त होती है, जिसके कारण हमारी लागतों की तुलना में हमारा उत्पादन क्या होता है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा बढ़ता है। टेक्निकल एंड मार्जिनल एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट डायमेंशनल रिलेशन। डायमेंशनल रिलेशन कैसा होता है, चूंकि हमें पैमाने के प्रतिफल के विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है, बाहरी आर्थिक वित्तमयताएं हमें प्राप्त होती है, सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, तो साधनों की विभाज्यता के कारण एक डायमेंशनल रिलेशन बनता है इनके बीच में। यानी जैसे जैसे हम उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं तुलनात्मक रूप से हमें उनसे ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। एंड लास्ट इसका होता है हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, या विशिष्टीकरण की डिग्री क्या रहती है आपकी, एक से ज्यादा रहती है। जितना आप साधन परिवर्तन करते हैं उत्पादन में उससे ज्यादा परिवर्तन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक तो अतिरिक्त जो क्षमता होती है आपके पैमाने को, उसको डाला नहीं जा सकता। एक फैक्ट्री अपने मैक्सिमम प्रोडक्शन जो करती है, जब तक आप उसको स्केल तक नहीं लेके जाते हैं तब तक उससे क्या मिलता है, आपको प्रोडक्शन बढ़िया क्वांटिटी में मिलेगा, कम लागत के ऊपर आपको मिलता है। जब उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी है, उसका प्रोडक्शन क्षमता उतनी है, तो जैसे जैसे आप साधन बढ़ाते हैं आपकी लागतें क्या होने लगती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है और आपको वर्तमान पैमाने का प्रतिफल देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है, जैसे आप छोटे स्केल पर उत्पादन करते हैं, उसी की तुलना में अगर एक बड़ा उद्योग है वो उत्पादन कर रहा है, बड़े स्केल पर प्रोसेस कर रहा है, तुलनात्मक रूप से उसकी लागतें क्या होती है, कम होती है। जो आप किसी भी सेक्टर के अंदर देख सकते हैं, एक छोटा कुटीर उद्योग है, उसकी लागतें भी ज्यादा होंगी, उसको सेल आसानी से नहीं कर पाएगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से बड़ा उद्योग होता है या जिसके पास टाइम पीरियड ज्यादा लंबा होता है, तो वो क्या करता है,
ज्यादा कम लागत पर वही सेम चीज उत्पादन करने में सक्षम होता है। तो कई साधन क्या होते हैं, अपेक्षाकृत अगर बड़े पैमाने पर दीर्घकाल में की जाते हैं तो उनकी लागतें क्या होती है, कम होती है, लागतें कम होती है, हमें वर्तमान प्रतिफल देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको बताया गया विशिष्टीकरण का, आंतरिक और बाह्य वस्तुएं प्राप्त होती है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, क्योंकि जब आप कम उत्पादन करते हैं कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं तो आपको मित्रताएं पूरी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन आंतरिक और बाह्य वस्तुएं दोनों मिलनसार हो जाती है तो आपकी लागतें कम और आपका उत्पादन क्रम से बढ़ता हुआ होता है। तो इन सब चीजों के कारण, इन सब फैक्टर्स के कारण क्या होता है, आपका पैमाने का वर्तमान प्रतिफल या इंक्रीजिंग रेटिंग टू स्केल हमें प्राप्त होता है। इसको डायग्राम के द्वारा हमने देख लिया था कि जो तुलनात्मक रूप से हम उत्पादन बढ़ाते हैं उसमें हमें साधन कम बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन जो साधन होते हैं आपके जो उत्पादन है वो तुलनात्मक रूप से आपका बढ़ता जाता है। तो जब हम पहले फैक्टर पे देखते हैं, दूसरे से तुलना करते हैं, इसके तीसरे से तुलना करते हैं, तो ये जो आपका गैप आता है इस लाइन को हम ऐसे मिलाते हैं तो ये जो चेंज कर रहे हैं आप साधन के अंदर ये कम होता है, जबकि आपका उत्पादन क्या हो रहा है उससे ज्यादा अनुपात में बढ़ रहा है। यानी चेंजेस इन आउटपुट या आउटपुट आ रहा है 100, 200, 300, 400 प्रोपोर्शनली मोर देन इनपुट, जो आपके साधन है इनकी तुलना में ये क्या हो रहा है आपका ज्यादा हो रहा है। अब इसको हम साथ में लागत के साथ देख लेते हैं कि लागत इसमें कैसे अपना रिलेशन दिखाती है। तो जैसा कि आपको बताया गया इसके अंदर क्या होती है, लागतें घटती हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त होती है। तो जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन मात्रा है और जो लागत है ये तुलनात्मक रूप से प्रोडक्शन की तुलना में क्या होती है, कम बढ़ती है। तो जो आपकी औसत लागत होगी या सीमांत लागत होगी वो दोनों ग्राफ कैसे होंगे, आपके घटते हुए होंगे। उत्पत्ति के जो नियम हमने देखे थे उसके अंदर हमने क्या दिया था, एस वर्ड यूज किया था यहाँ पे। वो दोनों ग्राफ सेम कंडीशन में है। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टाइम के अंदर हम कर रहे हैं दीर्घकालीन, इसलिए एल वर्ड आपका यहाँ पे यूज किया गया है। औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही आपकी क्या होती है, घटती होती है। क्यों? क्योंकि पैमाने की विविधता के कारण, और हम किसके अंदर काम कर रहे हैं, इंक्रीजिंग रेटिंग टू स्केल के अंदर काम कर रहे हैं। विशिष्टीकरण के कारण, साथ में विभाज्यता के कारण, बड़े पैमाने की वस्तुओं के प्रतिफल के कारण जो लागतें होती है तुलनात्मक रूप से उत्पादन की तुलना में कम बढ़ती है। जैसे जैसे हम साधन बढ़ाते हैं, जो एवरेज निकालेंगे, मार्जिन निकालेंगे, तुलनात्मक रूप से वो क्या होती है, घटती होती है। कब तक? जब तक हम इंक्रीजिंग रेटिंग टू स्केल के अंदर काम कर रहे हैं। तो डायग्राम साथ में बना लीजिए, पेपर सवाल में लागत के साथ इसका रिलेशन पूछा जाता है। तो जब हम उत्पत्ति के वर्तमान प्रतिफल के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हमारी लागतें घटती हुई होती हैं और मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा घटती हुई होती है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम जो आपका है वो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये नियम क्या कहता है कि व्हेन चेंजेस इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनली इक्वल्स टू चेंजेस इन इनपुट, यानी जो उत्पादन के साथ आप यूज कर रहे हैं उसमें जो आप चेंज कर रहे हैं तो जो आपका उत्पादन है वो प्रोपोर्शनली क्या होता है, इक्वल होता है, या प्रोपोर्शनली अनुपातिक होता है, या समानुपातिक होता है, या परसेंटेज रूप से दोनों में परिवर्तन क्या हो रहा है, आपका समान हो रहा है। कब? जब आप कांस्टेंट रेटिंग टू स्केल के अंदर काम कर रहे हैं, पैमाने के समतामान प्रतिफल के अंदर हम काम करते हैं। इसके रीजन क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल इज बैलेंस्ड बाय डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि सेम कैसे प्राप्त हो रहा है, इसके अंदर हमें ज्यादा प्राप्त हो रहा था प्रोपोर्शनली, इसके अंदर सेम हो रहा है हमारे। तो जो हमें इकोनॉमीज प्राप्त हो रही थी वो डिसइकोनॉमीज को जो प्राप्त होंगी आगे हम जो बढ़ाते जाएंगे तो उसको क्या कर देती है, वो इक्वल कर देती है। क्योंकि आप एक सीमा तक तो बढ़ा पाएंगे ना, हर चीज की कैपेसिटी में भले आप दीर्घकाल में काम करो, लेकिन एक फर्म की है बिल्डिंग जो आपकी इंडस्ट्रीज है या जो आपकी फैक्ट्री है उसके लिमिटेशन तो होगी उत्पादन की क्षमता की। आपका पावर प्लांट है तो उससे कुछ मेगावाट क्षमता तो होगी ना, मैक्सिमम कितना उत्पादन कर पाता है। जो इकोनॉमीज होती है हमें IRS के अंदर प्राप्त होती है वो किसके द्वारा बैलेंस कर देते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के द्वारा बैलेंस हो जाती है। एक तरह से हमें अनुकूलतम सहयोग प्राप्त होता है, जिसके कारण कांस्टेंट रेटिंग टू स्केल हमें प्राप्त होता है। ये इसका पहला कारण। दूसरा, इनफिबिलिटीज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो आपके फिक्स्ड फैक्टर होते हैं वो उनकी इलिजिबिलिटी के कारण हमें प्राप्त होती है। और
और लास्ट आपका है प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1। इसके अंदर क्या था वो प्रोपोर्शनली मोर देन 1 था। इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, यानी जितना आप उत्पादन के साधनों में चेंजेस कर रहे हैं उतना ही आपके उत्पादन की मात्रा के अंदर परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या लगता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसका डायग्राम हम निकाल देंगे इधर कि जैसे जैसे हम आईपी वक्र बनाते हैं ये तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी जितना हम साधनों में चेंज कर रहे हैं, यहां जो बढ़ाया आपका और जो आपका उत्पादन की मात्रा में चेंज हो रहा है, ये वाला गैप और ये वाला गैप सेम होता है। यहां से आपने यहां में बढ़ाया और साधनों में जो चेंज किया ये बराबर है। यहां से ये जो आपका उत्पादन की मात्रा बढ़ी है और जो साधन आप बढ़ा रहे हैं ये चीज क्या है बराबर होती है बिल्कुल। यानी जितने आप साधन या इनपुट्स बढ़ाते हैं उतने ही आपका उत्पादन या आउटपुट बढ़ता है। प्रोपोर्शनली क्या होता है इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल चेंज होता है, किसके इनपुट और आउटपुट में दोनों में बराबर होता है। ये हमने कल के लेक्चर में देख लिया था। आज हम इसका लागत के साथ रिलेशन देख लेंगे। इसमें लागतें कैसे रहेंगी, तो लागतें इसमें कैसी होंगी, जिस अनुपात में आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाए उसी मात्रा में आपको उत्पादन बढ़ रहा है, लागतें भी आपकी क्या होती है कांस्टेंट होती है। यानी जो आपका कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। उत्पादन की मात्रा ये आपकी लागत, प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड आपकी कॉस्ट, और ये आपके दोनों लागतों के कर्व हो गए। ये भी कैसे चेंज होते हैं, जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं वो उसी मात्रा के अंदर चेंज होते हैं, साइन की रहते हैं, ना गिरते हुए होंगे ना बढ़ते हुए आपके होते हैं। पैमाने की कौन से प्रतिफल के अंदर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के अंदर आपका ये हमें देखने को मिलता है। इसको उतार लीजिए। तीसरा आपका आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने का आसमान प्रतिफल। यह नियम क्या कहता है कि when changes in output is proportionally less than changes in input, यानी जो आप इनपुट में चेंजेस कर रहे हैं उसकी तुलना में जो आउटपुट में आपका उत्पादन की मात्रा में चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनली क्या होता है उससे कम होता है या लेस देन होता है। अब देखिए इसके लागू होने के कारण क्या है, पहला लिखिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, आंतरिक और बाह्य आर्थिक अमित्रताओं के कारण। क्योंकि जब आप हद से ज्यादा बड़े स्केल पे उत्पादन करते हैं तो जितना आप छोटे स्केल पे उत्पादन करेंगे उसकी आप एक तरह से उसका सुपरविजन कर सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उतना आप बड़े स्केल पे नहीं कर पाएंगे। जब हद से ज्यादा बड़े स्केल पे उत्पादन किया जाता है उस साथ चेंजेस होती है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर हमें डिसइकोनॉमीज प्राप्त होती हैं, जिसके कारण हमारी लागतें बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, उत्पादन उस मात्रा के अंदर नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट देखिए इसके लागू होने का कारण इस नियम के साइज ऑफ फर्म एक्सपेंड मार्जिनली एफिशिएंसी डिक्रीज करता है, क्योंकि एक लिमिटेशन के बाद में एक फर्म के साइज से हम एक्स्ट्रा बढ़ाने की कोशिश करते हैं उत्पादन के साधनों की, तो डिसइकोनॉमीज होती है उसके कारण, प्लस मार्जिनल एफिशिएंसी उसकी क्या होती है डिक्रीज होती जाती है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो जिस तरीके से हमारी लागतें बढ़ रही है उस रेशियो के अंदर हमारे उत्पादन नहीं बढ़ रहा होता है और हमें क्या प्राप्त होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में प्राप्त होता है। इसका जो ग्राफ था वो हम निकल देखा था कि वो कैसा बनता है, यानी जो आप उत्पादन के साधन बढ़ा रहे हैं और जो आपका उत्पादन बढ़ रहा है, अब ये क्या देखिए ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि यहाँ 200 से 300 ही हुआ है, यहाँ 100-200 में कम बढ़ा तो फिर आपको ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन में उतना ही चेंज हुआ। यानी जो आप साधन बढ़ाते हैं वो आपको क्या बढ़ाने पड़ते हैं ज्यादा, उत्पादन आपका क्या रहता है कम रहता है, इसके अंदर वो क्या रहता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब इसमें लागतें कैसी रहेगी, तो जैसा कि आपको बताया गया डिसइकोनॉमीज के कारण से लागतें भी क्या होती है बढ़ती होती है, उत्पादन की मात्रा में लागतें ज्यादा होंगी, तो जो लागत का ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा,
उत्पादन मात्रा, y अक्ष पे आपने लिया लागत। अब चीजें क्या होंगी, लागतें बढ़ती हुई होंगी, और जब लागतें बढ़ती हुई होती है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे क्या होगी, ज्यादा तेज गति से बढ़ेगी। तो लागत की रिलेशन दिखाई क्योंकि इकोनॉमी के कारण उत्पादन की मात्रा जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, लागतें उससे तेज गति से बढ़ती है। दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन सीमांत, ये कर लीजिए आप। इसके लागू होने के कारण आपको बता दिए गए हैं, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो जटिलताएं आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, प्रशासनिक समस्याओं में वृद्धि होती है, जिसके कारण लागतें बढ़ती है आपकी, संगठन की कुशलता घट जाती है आपकी, और डिसइकोनॉमीज हावी होने लग जाती है, जिसके कारण हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल प्राप्त होता है। ये थे आपके तीनों नियम, उनके लागू होने के कारण, ऐसे कौन से रीजन हैं जिसके कारण ये नियम लागू होते हैं, और साथ ही साथ हमें लागत के साथ इनके रिलेशन देंगे कि औसत लागत और सीमांत लागत कैसा प्रदर्शन करती है इन तीनों नियमों के अंतर्गत। एक बार आप तीनों को वापस देख लीजिए। पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की, हमारे पहले नियम पैमाने के वर्तमान प्रतिफल। लागतें कैसे रहेगी, जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाते हैं आपकी औसत लागत और सीमांत लागत दोनों क्या होती है, गिरती हुई होती है, और जो दोनों गिरेगी तो सीमांत लागत क्या गिरेगी, उससे तेज गति से गिरती है। क्यों, क्योंकि पैमाने की निकलता के कारण, साधनों की योगासिता के कारण, विशिष्टीकरण के कारण ये सारे परिणाम प्राप्त होते हैं, जिस कारण हमारी लागतें कम होती है। दूसरा बात करते हैं कॉस्ट एंड रिटर्न टू स्केल की, CRS। इसके अंदर कैसी होगी आपकी, जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं, लागत और उत्पादन की मात्रा में प्रोपोर्शनली इक्वल्स होती है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, इस तरीके से बनेगा, दोनों में चेंजेस समान होते हैं। तो जब मतलब समान होता है तो वही रहेगा और मार्जिनल भी आपका वही रहता है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के असमान प्रतिफल, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज के कारण प्लस मार्जिनल एफिशिएंसी कम होने के कारण, संगठन की जटिलता के कारण, अनियमितताओं के कारण लागतें जो होती है वो क्या होती है, क्रम से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और आपका दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र क्रम से उत्पादन की मात्रा में तेज गति से बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगे लागतें आपकी बढ़ती हुई होती है। ये थे आपके तीनों नियम, और तीनों नियमों के साथ आपका लागतों का रिलेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।